नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मल्होत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी का खास कार्यक्रम हिमाचल की बात मेरे साथ देख रहे हैं। आज से शिमला में मॉनसून सत्र विधानसभा का शुरू हो गया है। पहला दिन आज का था और आज की जो एक्टिविटी थी वो दिन भर आपने देखी है। लेकिन आज इस सरकार के 5 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, जिसको नो कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं, ये दरअसल कैबिनेट के खिलाफ होता है, यानी कि मंत्रिपरिषद के खिलाफ होता है। और आज ये विधानसभा में मूव किया गया और इसको विधानसभा अध्यक्ष को एक्सेप्ट करना पड़ा और इसको चर्चा के लिए लेना पड़ा। कल से चर्चा का शेड्यूल भी तय हो गया है। इसके लिए आपको बताएंगे कि हिमाचल में इस स्थिति में कि जब बीजेपी के पास 45 एमएलएज हों, कांग्रेस के पास 22 हों, एक माकपा का विधायक हो, ऐसी सिचुएशन में अविश्वास प्रस्ताव का मतलब क्या है और इसके साथ इसके क्या इफेक्ट हम कल या आने वाले दिनों में देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर आज की जो विधानसभा सत्र नहीं थी, सबसे बड़ी खबर आज की कैबिनेट की बैठक थी जो अभी शाम को हुई। और कैबिनेट की बैठक में पे रिवीजन रूल्स को लेकर डिस्कस हुआ। डिस्कशन भी काफी लंबा इसमें हुआ। बैठक के दौरान ही मुख्यमंत्री को एक कॉल करके अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के साथ फिर से अपडेट लेनी पड़ी और जो वहां फाइनेंस सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी ने फैक्ट रखे हैं उनके अनुसार फिर आगे भी इसको लेकर सशर्त परमिशन, जिसको बोल सकते हैं आप, या सैद्धांतिक मंजूरी कह सकते हैं आप, उसको लेकर फैसला हुआ है। शर्त क्या लगी है इस मंजूरी के साथ वो आपको बताएंगे। बेसिकली ये सारा मैटर 2 साल के राइडर वाले एम्प्लॉइज के साथ कनेक्टेड है, उसके साथ फिर JOAIT के साथ कनेक्टेड है और साथ में कनेक्टेड है जो पुलिस के कांस्टेबल हैं उनके साथ जो 2017 के बाद के हैं। तो एक तो उसकी बात करेंगे। दूसरी बात ये करेंगे कि कैबिनेट में ही जो डॉक्टरों की भर्ती का एक विवाद चल रहा है, MBBS के डॉक्टरों का, जो अभिभावक और जो प्रशिक्षु डॉक्टर हैं वो मुख्यमंत्री से मिलने ओवर चले गए थे। उसके बाद सीएम ने एश्योर किया था कि कैबिनेट में, अगली कैबिनेट में इसको लेकर डिस्कशन करेंगे और फिर आपको जो इसमें रिव्यू जो भी होगा उस रिव्यू की जानकारी आगे लोगों को देंगे। तो फिर उसकी भी बात करते हैं कि इसमें आगे हुआ क्या और किस तरह से ये रिव्यू की जो आज कैबिनेट ने डिस्कस किया है और इस कैबिनेट में डॉक्टरों की भर्ती को लेकर क्या चर्चा हुई और क्यों मुख्यमंत्री को इस बैठक में जो डिटेल है वो वैकेंसी पोजीशन की डिटेल नए सिरे से मांगनी पड़ी, वो जानकारी हम आपको देंगे कि इस कैबिनेट की बैठक में पहले तो डिस्कशन क्या हुआ डॉक्टरों की भर्ती को लेकर और फिर क्यों इसको लेकर जो वैकेंसी पोजीशन की डिटेल है वो चीफ मिनिस्टर को दोबारा से मांगनी पड़ी। तीसरी बात करते हैं कि जो एरियर और DA और जो 15 अगस्त की अनाउंसमेंट्स हैं उसको लेकर कैबिनेट ने क्या व्यू लिया है, वो भी आपको जानकारी देंगे। ये 3 महत्वपूर्ण मसले, ये तीनों कैबिनेट के साथ कनेक्टेड हैं और तीनों की जानकारी हम इसी बुलेटिन में आपको देंगे। इसके साथ छुट्टी के दिन कुछ विभागों ने शिमला में कर्मचारियों को बुला लिया है दफ्तर और 2 तरह की छुट्टियां बीच में थी। एक वुमेन एम्प्लॉइज की जो रक्षाबंधन की है और ये कल ही है, और दूसरी जो छुट्टी है वो थी सेकंड सैटरडे की जो लास्ट डे ऑफ द विधानसभा है। तो वो भी एक तरह से 2 ये छुट्टियां आ रही थी बीच में। इन दोनों छुट्टियों में किन किन विभागों ने कर्मचारियों को दफ्तर बुला लिया है वो भी आपको जानकारी देंगे। पहली बार विधानसभा में इस कार्यकाल के दौरान नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है। इसका मतलब क्या है ये आगे बात करेंगे। वीरभद्र सिंह पर पंडित सुखराम की क्या वो शर्त थी जिसके कारण धूमल चीफ मिनिस्टर बने थे। आज क्योंकि शोकोदगार रखे गए थे 4 नेताओं को लेकर, एक तो पंडित सुखराम जो पूर्व मंत्री, केंद्रीय मंत्री और पूर्व विधायक विधानसभा के थे या पूर्व सांसद भी थे, उनको लेकर, और 3 अन्य पूर्व विधायक हैं जिसमें सुखराम चौहान, जिसमें जो सिरमौर से एक थे, उसके बाद मस्तराम थे करसोग वाले और प्रवीण शर्मा ऊना वाले। तो इसमें सुखराम को लेकर जो बातें कही गई हैं वो आपको आज बताएंगे। उसमें जो संस्मरण थे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जो कहा वो भी इंपॉर्टेंट था, महेंद्र सिंह ने कहा वो भी इंपॉर्टेंट था और इनके बेटे अनिल शर्मा ने जो कहा वो भी सुनने लायक है। और ये तीनों चीजें आज आपको बताएंगे क्योंकि पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है वो स्टेट की जानना सबके लिए जरूरी है। एक तरफ जो नई बात है वो TGT प्रमोशन है, बड़े दिनों से फंसी हुई थी लेकिन अब इसमें हाईकोर्ट बीच में आ गया है क्योंकि कुछ कर्मचारी हाईकोर्ट चले गए थे। उसमें क्यों जो सेक्रेटरी एजुकेशन है उसको लेकर ऑर्डर हो गया है वो बात करेंगे। करुणामूलक भर्ती फिर से शुरू हो रही है और विदाउट सीलिंग हो रही है, उसकी बात करेंगे। कानूनगो की जो सीनियरिटी लिस्ट है ये भी प्रमोशन का ही मैटर है एक तरह से, इसकी बात करेंगे
कि इसमें हाईकोर्ट ने क्या व्यू लिया है और क्या इसमें आदेश दिए हैं। इसके साथ जेपी नड्डा का शेड्यूल हिमाचल का तय हो गया है 20 और 21 का। उन्होंने कहां कहां आना है, क्या क्या करेंगे, वो बात आपको बताएंगे। वाटर गार्ड्स की जो जलवाहकों की हड़ताल आज टूट गई है उसकी बात करेंगे। एनएचएम पर फिर से हलचल हुई है। एक तो मुख्यमंत्री ने जो अब तो आंखें खोलो सरकार का होर्डिंग देखा, उससे चिढ़ गए थे। उनके साथ जो रिएक्शन था वो भी काफ़ी अलग था, उनकी नेचर के खिलाफ था एक तरह से। लेकिन एनएचएम पर जो हलचल शुरू हुई है और जो मंत्री ने बैठक बुलाई है उसकी आपको अपडेट देंगे। मनरेगा भुगतान क्यों फंसा है, मंडी एयरपोर्ट को लेकर क्या बात कही है सरकार ने, और मनरेगा नहीं, जो करुणामूलक भर्ती में जो बहुत से लोग सवाल पूछते रहते थे कि ये सरकार ने जो बीच में सीलिंग हटाई थी उस दौरान कितने लोगों को रोजगार मिला, वो भी आंकड़े विधानसभा के पटल पर आज रखे गए हैं, तो वो भी आपको जानकारी देंगे। कोविड और मौसम का हाल एक रूटीन की बात है, वो भी बीच में आपके साथ करेंगे। लेकिन इस सारी चीजों के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जो हम आपके साथ हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं, जब भी आप इस बुलेटिन के साथ जुड़ें तो एक बार इसको अपनी वॉल पे जरूर शेयर कर लें या फिर किसी ग्रुप में शेयर कर लें सोशल मीडिया पर, ताकि ज्यादा लोगों तक ये हो। और क्योंकि हम ये कोशिश करते हैं कि ये मैक्सिमम फैक्चुअल रहे, जो बच्चे हिमाचल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उनको लेकर भी इसमें कुछ मटेरियल रहे, और जो कर्मचारी अपने इश्यूज को लेकर बार बार अपनी जो जानकारी चाहते हैं उनको भी इसमें जो फैक्चुअल पोजीशन है हम उसकी जानकारी दें। तो इसमें अगर आप सहयोग कर सकते हैं तो ज़रूर करें, क्योंकि ये जो एक वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है उसको लोगों तक पहुंचाने का एक मीडियम होगा। अभी अगर हम बात करें, सबसे पहले कोविड की बात कर लें तो कोरोना की रफ्तार अब कम हो रही है। वैसे आज भी जो सैंपलिंग थी वो, हालांकि सैंपलिंग कल कम थी, आज जो सैंपलिंग है वो 4703, ये भी कम है। इसमें 526 नए पॉजिटिव केस आए हैं इसमें, लेकिन जो रिकवरी है वो भी जो है वो काफ़ी इम्प्रूव हो रही है। और आज अगर हम देखें रिकवरी के मामले में तो जो ओवरऑल डिटेल है उसमें एक्टिव केस जो हैं वो कम हुए हैं। इसका मतलब ये है कि जैसा पहले लग रहा था कि कोविड के केसेस बढ़ जाएंगे, आज देखिए 526 नए केस मिले हैं और 861 लोग रिकवर हुए हैं। 4 जो हैं वो पेशेंट एडमिट हुए, 23 पेशेंट डिस्चार्ज हुए। टोटल पेशेंट जो हॉस्पिटल में एडमिट थे, जो संख्या 100 से ऊपर चली गई थी, वो 74 हो गई है। टोटल एक्टिव केसेस जो 5,500 से ऊपर चले गए थे वो 4,000 रह गए हैं। तो ये जो है वो कम हो रही हैं। डेथ आज सिर्फ एक मामले में थी, और ये जो एक डेथ आज रिपोर्ट हुई है, ये जो एज है इनकी वो 78 ईयर के ये मेल हैं। इनको एनीमिया था, टाइप 2 डायबिटीज़ थी और सिम्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया कुछ लिखा है, ये भी कुछ था। तो ये जो एक तरह से जो केस होता है जिसको बोलते हैं कोमॉर्बिडिटी का, वो उसी तरह का मामला था और इसी तरह के मामलों में अभी डेथ हो रही है। मौसम की बात करें तो थोड़ा रिलीफ है, आज भी ज़्यादा क्षेत्रों से ये बारिश और बाकी चीज़ों की सूचना नहीं आई। अगले 2-3 दिन यही क्रम रहेगा और इसके बाद जैसे ही इसमें कुछ चेंज होता है तो उसकी जानकारी हम आपको तब देंगे। अब अगली बात करते हैं और वो मनरेगा भुगतान और जो ये एयरपोर्ट है मंडी का, उसकी बात करेंगे और साथ में बात करेंगे जो वायरस की है उसकी पहले कर लें। लंपी वायरस जो पशुओं के लिए, मवेशियों के लिए एक संकट अभी बना हुआ है, उसमें 58 पशुओं की मौत रिकॉर्ड हो गई है। 38 पहले थी, अब 58 हो गई है। लेकिन चिंता की बात यह है कि हिमाचल के पास एडिक्वेट वैक्सीन नहीं है, पहले तैयारी शायद नहीं थी और अब वैक्सीन के लिए शॉर्ट टेंडर जारी कर रहे हैं। डिप्टी डायरेक्टर को बजट दे दिया है और जो ज़्यादातर केस हैं वो सोलन, सिरमौर और शिमला जिलों में हैं। इसीलिए इन मामलों को लेकर अभी और ध्यान देने की ज़रूरत है। जहां तक बात कीटनाशक सब्सिडी की है उसकी भी आगे बात करेंगे, लेकिन पहले मनरेगा भुगतान और बाकी सारी चीज़ों को लेकर बात कर लेते हैं। आज पंचायती राज उपचुनाव भी थे, 60% मतदान हुआ है। किन्नौर में सबसे ज़्यादा देर रात तक ये प्रधान उपप्रधानों के नतीजे निकलेंगे और 139 जो प्रत्याशी हैं उनको निर्विरोध चुन लिया गया था। 8 पदों पर कोई नामांकन नहीं हुआ था। 220 पद खाली हैं, 73 पदों पर निर्वाचन आयोग ने मतदान करवाया है, जो शेष बचे हैं उसमें। और इसीलिए इसमें जो टोटल मतदाता हैं उसमें 82,370 टोटल रहे हैं जिन्होंने इसमें भाग लिया है। जहां तक मनरेगा भुगतान की मैं बात कर रहा था, 414 मनरेगा के श्रमिक ऐसे हैं जिनको अब तक भुगतान नहीं हुआ है और ये 10 लाख रुपए का भुगतान अभी बाकी है। रमेश धवाला ने सवाल पूछा था, उनके सवाल के जवाब में ये रिप्लाई अभी आया है। इसके बाद अगली बात करें तो वो मंडी एयरपोर्ट की है। मंडी एयरपोर्ट को लेकर जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने सवाल पूछा था। आज जो
विधानसभा में प्रश्नकाल नहीं हुआ, और ना होने की वजह ये थी कि जो शोकोद्गार हैं वो बड़ा लंबा चले गए, और शोकोद्गार जब लंबे गए तो उसके बाद फिर प्रश्नकाल का टाइम है उसमें ख़त्म हो गया, इस कारण प्रश्नकाल नहीं हो पाया। लेकिन प्रश्नकाल की एब्सेंस में जितने सवाल पूछे गए थे उनका रिटर्न रिप्लाई रखा गया, और रिटर्न रिप्लाई के जवाब में सरकार ने बताया है कि मंडी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है उसमें करीब जो आप ये मानिए कि 2600 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण होना है, सिलेक्शन हो गई है, लेकिन अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शामिल नहीं हुई है। इसीलिए जो मुआवजा है, जो ये सवाल पूछा था कि कितने लोगों को मुआवजा दिया गया, वो भी अभी नहीं दिया गया है। तो ये उसकी बात है। अगली बात जो जल रक्षकों के साथ में कर लेते हैं, वाटर गार्ड्स की। आज इन्होंने प्रदर्शन भी किया था विधानसभा के बाहर, हमने आपको लाइव दिखाया था। लेकिन जल रक्षकों को 8 साल के बाद जो सौगात है वो मिल सकती है, जिसके ये डिमांड कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इनको आश्वासन दिया है, कैबिनेट में एजेंडा लाने को कहा है, और इन्होंने जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर और जो इनके साथ ही है मुख्यमंत्री से आज मिले थे, और उसके बाद ये आश्वासन मिला है। आश्वासन मिलने के बाद इन्होंने अपनी जो इनकी हड़ताल थी उसको भी अब हड़ताल ख़त्म कर दी है। विधानसभा के बाहर ये प्रदर्शन कर रहे थे, अब उस हड़ताल को इन्होंने ख़त्म कर दिया है। जल रक्षकों के बाद अगली बात करें तो कीटनाशक सब्सिडी की एक बीच में एक रेफरेंस आया है, उसकी बात कर लें। और कीटनाशक सब्सिडी में आज जो रिप्लाई आया है उसके मुताबिक सरकार ने जो पेस्टिसाइड और फंगिसाइड हैं जो बागवानों को काम आते हैं उसको बंद कर दिया है, और पिछले 2 साल में सिर्फ 9,000 रुपए की सब्सिडी दी है। और ये जो मामला है ये आप देखिए, जो रिकॉर्ड रखा गया है उसके मुताबिक 2021-22 में 21,000 रुपए बागवानों को उपलब्ध करवाए गए, लेकिन उसके बाद इन पर 9,000 रुपए सब्सिडी दी गई है। 22-23 में कोई भी ये शून्य कर दिया गया है, जबकि इससे पहले जो साल हैं उसमें कई तरह की सब्सिडीज में मिलती थी। वजह सरकार ने ये बताई है कि प्राकृतिक खेती की तरफ को मूवमेंट ज़्यादा है सरकार का, तो उस वजह से ये सारा जो इशू है वो किया जा रहा है। अब अगर जेपी नड्डा का जो शेड्यूल है उसकी बात करते हैं। जेपी नड्डा जो हैं वो 20 और 21 को हिमाचल आ रहे हैं। 21 तारीख को जो एचपीयू का एक ओल्ड स्टूडेंट्स का एक कार्यक्रम है उसमें ये शामिल होंगे, और उसके लिए जो है इनको बुलाया गया था, उसमें इन्होंने अपनी हामी भरी है, कंसेंट दी है कि उसमें ये आएंगे। लेकिन उसके साथ जो बाकी 20 तारीख का इनका शेड्यूल है वो नाहन में किसी कार्यक्रम का रहने वाला है, और इसीलिए जो तैयारियां हैं बीजेपी उसी तरह से कर रही है। नाहन में जो बीजेपी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको बुलाने को लेकर, और 21 अगस्त को ये पूर्व छात्र समागम जो एचपीयू में है उसमें जो है वो जेपी नड्डा शामिल होने के लिए आ रहे हैं, और इसकी कंफर्मेशन एचपीयू की तरफ से भी हो गई है। इसके बाद करुणामूलक भर्ती की बात करते हैं। करुणामूलक भर्ती को लेकर 2 अपडेट थे। पहला अपडेट ये कि जो बीच में छूट दे दी थी सरकार ने, उसके बाद करुणामूलक भर्ती को लेकर क्या हुआ, कितने लोग इसमें भर्ती किए गए हैं, और दूसरी बात ये कि दोबारा इसमें भर्ती कब होने वाली है। अभी अगर हम बात करें करुणामूलक भर्ती की तो जनवरी तक 1058 लोगों को नौकरी मिली है, ये मैक्सिमम लोग क्लास 4 के हैं, और 2576 आवेदन अभी लंबित हैं 2500 के आसपास। और जो इनका संघ है वो लगातार प्रदर्शन कर रहा है। हाल ही में उन्होंने पालमपुर में किया था, और उसके बाद शिमला में भी कोई प्रदर्शन की जो है वो चेतावनी दी हुई है। लेकिन आज विपक्ष के विधायकों विनय कुमार, राकेश सिंघा, पवन काजल, संजय अवस्थी ने यह सवाल उठाया था, और उसमें जो मामला है वो ये है कि जो तृतीय श्रेणी के 1,500 से ज़्यादा जो नौकरी का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन क्लास 3 के लिए कुछ नहीं हुआ है। क्लास 4 के लिए डिसीजन हो गया है, और क्लास 4 के लिए दूसरा डिसीजन जो फाइनेंस ने चिट्ठी जारी की है, अगर मैं उसकी जानकारी आपको दूं तो उस चिट्ठी के मुताबिक अभी जो नया अपडेट है उसमें जो 31 अगस्त 2022 तक जो पहले जो इनको एक वन टाइम रिलैक्सेशन दी गई थी, वन टाइम छूट दी गई थी करुणामूलक भर्ती के मामलों में, जिसमें जो 5% की सीलिंग विभागों में थी रिक्तियों की, वो भी हटा दी गई थी। विभागों को अपने लेवल पर ये डिसीजन, नियुक्ति का डिसीजन लेने का अधिकार दिया था। जो फाइनेंस को सिर्फ उन्होंने एक्शन टेकन रिपोर्ट बाद में बतानी थी 3 महीने के बाद या हर महीने, और वो फिर 15 अप्रैल को, जनवरी में ये छूट दी थी 25 जनवरी या 26 जनवरी को, और 15 अप्रैल को इस छूट को वापस ले लिया गया था। उसके बाद जो भर्तियां थी वो रुक गई थी, और जिन विभागों में अभी भी भर्तियां चल रही थी उन विभागों के मामले
पहले जो प्रोसेस हो रहे थे वो वहां रुक गए। उसके बाद उन्होंने दोबारा से फाइनेंस को केस भेजे और फाइनेंस में जब ये केस आया तो फाइनेंस ने अब इस छूट की सीमा को 31 अगस्त तक और बढ़ा दिया था। तो अब इस महीने जो ये भर्तियों के मामले कुछ और निकलेंगे। 1000 से ज्यादा नियुक्तियां हो गई हैं, 2500 के आसपास लगभग आवेदन पेंडिंग है। इनमें से कितने होते हैं वो बात अलग है, लेकिन क्लास 3 को लेकर सरकार कोई डिसीजन नहीं ले रही है, ना ही डिसीजन लेने की उम्मीद है। तो ये बात हो गई जो करुणामूलक भर्ती की बात है। अब टीजीटी प्रमोशन और जो कानूनगो की एक अपडेट हाईकोर्ट से आई है, कानूनगो का जो जिसको बोलते हैं सीनियरिटी लिस्ट है, उसको लेकर उसकी बात करते हैं। टीजीटी से लेक्चरर की प्रमोशन में जो डिले हो रहा है एजुकेशन डिपार्टमेंट की तौर पर, उसमें जो पटिशनर रविंदर सिंह हैं, ये इन्होंने अवमानना याचिका दायर की थी। इसकी सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 7 जनवरी 2022 को निर्णय पारित किया है। पारित किए गए निर्णय की अनुमानना ना होने पर 22 अगस्त को एजुकेशन के सेक्रेटरी को कोर्ट में खुद हाजिरी के लिए बुलाया है और उनसे वहां पूछा जाएगा कि आपने ये प्रमोशन क्यों रोकी हुई है। और इसीलिए ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक केस बन गया है, खासकर प्रमोशन रोकने के मामले में। और इसी वजह से फिर ये जो प्रार्थी हैं रविंद्र कुमार, ये कोर्ट गए थे। इनके मुताबिक टीजीटी में 5 साल सेवा काल की अवधि 2014 में पूरी की थी। कई बार उनका नाम प्रमोशन पैनल में आगे भेजा गया। प्रवक्ता इतिहास में 95 पद रिक्त होने पर भी प्रार्थी को प्रमोशन नहीं मिल रही है और इसलिए हाईकोर्ट ने ये प्रमोशन जल्द करने के ऑर्डर दिए थे, जो सरकार ने नहीं किए अभी तक, और इसी कारण अब इसमें अवमानना का नोटिस जारी हो गया है। दूसरी बात करते हैं कानूनगो की सीनियरिटी लिस्ट की। इसमें भी जो सिंगल बेंच का ये ऑर्डर है और इसमें मंडी डिस्ट्रिक्ट के राजस्व विभाग को कहा गया है कि कानूनगो की सीनियरिटी लिस्ट पुनः जल्दी तैयार करने के ऑर्डर इनको दिए गए हैं, ताकि इनकी जो प्रमोशन का आगे व्यवस्था है वो उसी तरह से आगे चलती रहे और उसमें कोई व्यवधान ना पड़े। अब बात करते हैं विधानसभा में लाए गए जो प्रस्ताव है, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन की, उसकी, और पंडित सुखराम को लेकर आज जो बातें हुई उसकी। पंडित सुखराम को लेकर तो इसलिए बातें हुई क्योंकि आज जो प्रस्ताव है एक वो विधानसभा में रखा गया था, शोकोद्गार जिसको बोलते हैं। और शोकोद्गार तब रखा जाता है जब पिछले सेशन और नए सेशन के बीच में किसी भी जो पॉलिटिकल लीडर है उनकी डेथ हो जाए। अभी बीच में 3 पूर्व विधायकों और पूर्व सांसद जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं सुखराम, पंडित सुखराम, इनकी डेथ हुई थी, तो इनको लेकर आज शोकोद्गार लाए गए थे। उसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी कई बातें कही कि मंडी से पहले ठाकुर करम सिंह, क्योंकि वो 4 बार वित्त मंत्री रहे वाईएस परमार के साथ, लेकिन उनको भी मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं मिला, और फिर पंडित सुखराम को मुख्यमंत्री के तौर पर देखा गया और 93 में 10 की 10 सीटें 9 कांग्रेस को और 1 निर्दलीय, वो भी कांग्रेस के टेकचंद डोगरा जीते थे नाचन से। और इसीलिए 10 की 10 सीटें जो हैं वो जो मंडी ने पंडित सुखराम के मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद में दे दी थी, लेकिन वो नहीं बन पाए क्योंकि कांग्रेस ने वीरभद्र सिंह को बनाया। और फिर उसी क्रम में ये 93 की बात को ही महेंद्र सिंह ठाकुर ने भी रिपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि हम 22 एमएलए पंडित सुखराम के साथ दिल्ली गए उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए, और वहां पे जो नरसिम्हा राव उस टाइम प्रधानमंत्री थे वो आए और उन्होंने एक लाइन बोली कि आप वापस शिमला जाइए और वीरभद्र सिंह की मदद करिए, और इसीलिए फिर वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। लेकिन इसके बाद महेंद्र सिंह ने ही 98 में जब धूमल की सरकार में हविंका का गठबंधन हुआ और पंडित सुखराम की सपोर्ट से धूमल मुख्यमंत्री पहली बार बने, उसकी कहानी भी आगे बताई। इन सभी कहानियों का रिप्लाई देते हुए उनके बेटे अनिल शर्मा ने ना बीजेपी को छोड़ा ना कांग्रेस को छोड़ा और सभी को अपनी अपनी बातें सुना दी। अनिल शर्मा ने यह भी कहा कि पंडित सुखराम जो थे वो ऐसी शख्सियत थे कि वो हर बार प्रदेश हित की सोचते थे, और जब उन पे जो रिश्वतखोरी का दाग लगा उसके बाद हमें लग रहा था कि हमारी राजनीति खत्म हो गई, लेकिन पंडित सुखराम ने बोला कि उन्होंने लोगों के काम किए हैं और वो फील्ड में निकलेंगे और लोगों से अगला आदेश लेंगे। और जब निकले तो विधानसभा में 5 सीटें आ गई, और फिर बाद में जब सत्ता में आए तो उसके बाद मंडी संसदीय सीट जो लोकसभा में वो भी हविंका ने जीती। तो इन सारी चीज़ों के बीच में जो अनिल शर्मा ने एक और बात कही कि जब उन्होंने धूमल सरकार को समर्थन देकर सरकार बनवाई तो सोनिया गांधी ने बाद में उनको जब उनसे मुलाकात हुई तो कहा कि पंडित जी आपने ठीक नहीं किया। तो पंडित जी ने सोनिया गांधी को यह रिप्लाई किया कि मैंने आपको कहा था कि मैं कांग्रेस को समर्थन दूंगा लेकिन माइनस वीरभद्र सिंह, अगर वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री नहीं होते हैं तो मैं कांग्रेस को समर्थन देने को तैयार हूं, लेकिन आपने वो शर्त नहीं मानी इसलिए मैंने भी आपकी बात नहीं मानी और फिर मुझे मजबूरी में बीजेपी की सरकार बनानी पड़ी। जहां तक बात आज अनिल शर्मा ने यह भी कहा कि पंडित सुखराम
कांग्रेसी थे, कांग्रेसी ही रहे और वो कांग्रेसी ही रहना चाहते थे, और जब वो दुनिया से गए तो भी वो कांग्रेसी ही थे। जब वो बीजेपी में शामिल हो गए पिछले विधानसभा चुनाव से पहले, तो उस निर्णय में पंडित सुखराम की सहमति नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कुछ नहीं कहा, ना पब्लिकली कोई बयान दिया, और इसी वजह से आज ये डिस्कशन काफी लंबा उसमें हुआ और शोकोद्गार ही करीब 3 घंटे के चलते रहे। लेकिन इसके साथ एक और घटना हुई। पहली बार विधानसभा में इस जयराम सरकार के दौरान नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, अविश्वास प्रस्ताव जिसको कहते हैं। अविश्वास प्रस्ताव जनरली उस सरकार के लिए बहुत डेंजरस होता है जो बिल्कुल ब्लीक जो बहुमत है उस पर खड़ी होती है, कमजोर बहुमत पे खड़ी होती है। लेकिन वर्तमान सरकार के लिए दिक्कत नहीं है। 45 एमएलए इनके पास हैं, कांग्रेस के पास 22 हैं और 1 माकपा के हैं। अब अगर मैं आपको यह बात बताऊं कि इस अविश्वास प्रस्ताव का मतलब क्या है, बेसिकली पूरे 5 साल में विपक्ष जो ये नियम है विधानसभा का 278, इसका एक बार इस्तेमाल कर सकता है। इस बार इन्होंने इस्तेमाल कर लिया। पिछली बार इन्होंने धर्मशाला में इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, लेकिन हेड काउंट पूरा नहीं हो पाया था। हेड काउंट का मतलब यह होता है कि 1/3 एमएलए खड़े करके साबित करने होते हैं कि वो इस प्रस्ताव के समर्थन में है। आज जब विपक्ष के लोग ये एमएलए आए तो उसमें 22 कांग्रेस के और 1 माकपा के राकेश सिंघा, इन्होंने एक प्रस्ताव बनाया और उस प्रस्ताव को लेके आगे विधानसभा अध्यक्ष को दिया 9:50 पर। 11 बजे सेशन शुरू होना था, 1 घंटा पहले देना होता है। सबने सिग्नेचर किए हुए थे। 23 का मतलब होता है 1/3 की गिनती पूरी हो गई। और जब अंदर विधानसभा में ये बात रखी तो नेता प्रतिपक्ष ने वो लोग खड़े करके दिखा दिए। उनमें से कोई भी व्यक्ति ने, किसी भी ने अब्सटेन नहीं किया, कोई अब्सेंट नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिटी पूरी थी। और जब 23 खड़े हो गए तो विधानसभा अध्यक्ष के पास इस सारे मामले को टालने का कोई रास्ता नहीं बचा। नियमों के अनुसार उनको इसको मूव करना था, प्रस्ताव को, और उनको ये प्रस्ताव मूव करना पड़ा। उस दौरान गर्मा गर्मी भी हुई, मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के बीच में बहस भी हुई। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जो ज्यादा उछलते हैं या ज्यादा हल्ला करते हैं उनके हाथ कुछ नहीं आता, आपके हाथ भी कुछ नहीं आएगा। दूसरी बात उन्होंने कही कि उनकी वो मजबूत सरकार चला रहे हैं, आपके अविश्वास प्रस्ताव से कुछ नहीं होना। लेकिन जो इससे ऐसा लग रहा है विपक्ष को जैसे वो बिल्कुल सत्ता में आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एक और बात उन्होंने कही कि हाल ही के राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें 45 वोट पड़े, आपको 22 पड़े। अगर आपके पास 23 लोग हैं तो एक किसका वोट खराब हुआ पहले वो पता करिए। इन सारी चीजों के बीच में विधानसभा अध्यक्ष को कल इस मोशन को डिस्कशन के लिए लगाना पड़ा और कल 11 बजे से 3 बजे तक अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा होगी। इस दौरान कई बार वॉकआउट भी हो सकता है, अंदर टकराव भी होगा। सत्ता पक्ष की ओर से 14 विधायक बोलेंगे, विधानसभा विपक्ष की ओर से इन्होंने 23 के 23 ने बोलने को कहा है। अब कितनों को मौका मिलता है वो बात अलग है, लेकिन कल के लिए गर्मा गर्म माहौल की पूरी रणनीति तैयार हो गई है और उसकी अपडेट हम आपको कल देते रहेंगे। अब आपको इसके बाद बताते हैं कि पहली बार जो कैबिनेट में आज क्या हुआ, लेकिन कैबिनेट से पहले छुट्टी के दिन किसने कर्मचारी बुलाए हैं। शिमला में विधानसभा का सत्र चल रहा है। बहुत से विभागों ने पहले ही अपने यहां कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी है। उसमें शिक्षा विभाग भी है, उसमें पीडब्ल्यूडी भी है, उसमें कुछ और विभाग भी हैं। लेकिन आज ज्वाइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर ने एक ऑर्डर जारी किया है। उसमें यह कहा है कि इन कंटिन्यूशन ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफिस ऑर्डर नंबर सच एंड सच ऑल द ऑफिशियल्स वर्किंग इन दिस डायरेक्टरेट are hereby directed to attend the office on 11th and 30th अगस्त 2022 ड्यू टू असेंबली सेशन। अब कल आप देखिए विधानसभा में जो प्रस्ताव है वो ऐसा आया है कि जिसमें जो कैबिनेट के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव है कि सरकार के पास लोगों का भरोसा नहीं है। अब ये कितना सही है गलत है वो कल पता लगेगा, लेकिन क्योंकि उसमें रिप्लाई देने के लिए विभागों में लोग चाहिए होते हैं। विधानसभा के अंदर किसी कांग्रेस के विधायक ने किसी विभाग से संबंधित कोई आरोप लगाया, विधानसभा से ही अधिकारियों को उस विभाग से जवाब चाहिए होता है, इसलिए इनको वापस बुला लिया है। कल 11 अगस्त को तो जो महिला कर्मचारी हैं उनको छुट्टी होती है, उनको भी शायद जाना पड़ेगा। और दूसरी बात यह कि जो 13 अगस्त है वहां सेकंड सैटरडे था तो उस दिन भी दफ्तर आना पड़ेगा। तो ये तो बात होगी जो छुट्टी वाला मामला है उसमें बुलाया है। जहां तक बात कुछ एक क्वेरी बीच में आई है, पहले मैं उसको ले लूं, फिर उसके बाद कैबिनेट के मैटर्स पे जाएंगे। और यह है जल शक्ति विभाग के करुणा मूलकों के लिए क्लास डी में नौकरी मिल सकती है जो डाइंग कार्डर में थी। ये सवाल किसी ने पूछा है अभी
लेकिन आज जो रिप्लाई दिया गया है जो विधानसभा में करुणामूलक से संबंधित, उसमें सबसे ज्यादा पेंडेंसी जो है करुणामूलक के आवेदनों की वो क्लास डी की और दोनों की मिला के जल शक्ति में है, और वो 550 के आसपास है, 546 या 550 के आसपास है। लेकिन उसकी परमिशन फाइनेंस से नहीं मिली है बेलदार के अंगेंस्ट रखने की। क्लास 4 और बाकियों के अंगेंस्ट मिली है, लेकिन उतनी पोस्टें उनके पास है नहीं, तो मुझे लगता है इसके लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कैबिनेट की, जो आज के मैटर कैबिनेट के लिए थे, और उसमें पेयर विजन रूल्स पर क्या हुआ, पहली बात ये। और दूसरी बात इसमें यह कि जो एरियर और डीओ को लेकर कैबिनेट ने क्या किया, और डॉक्टर भर्ती को लेकर क्या हो रहा है। ये तीन मामले एक साथ है, एक साथ इनकी डिस्कशन करेंगे, एक साथ आपको इसके बारे में बताएंगे, और फिर आपको यह पता लग जाएगा कि ये लाभ कर्मचारियों को कब मिलने वाला है। कैबिनेट की बैठक विधानसभा का जो सेशन है उसके बाद हुई, और उससे पहले एनएचएम की जो पॉलिसी ड्राफ्ट है उसकी बात रह गई थी। उसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारी और कर्मचारी बुलाए हैं। नियमित पे स्केल के लिए जो पॉलिसी बन रही है उसको लेकर चर्चा होगी। एनएचएम कर्मचारियों का वॉक ओवर के बाहर एक बैनर देखकर मुख्यमंत्री उनके साथ चिढ़ गए थे, क्योंकि उसमें लिखा था कि अब तो जागो सरकार, या अब तो आंखें खोलो सरकार, कुछ ऐसा लिखा था। लेकिन फिर भी चलिए, ये कई साल से मांग कर रहे हैं, और मुझे लगता है अब इनका मसला सुलझने की उम्मीद है। अब कैबिनेट की बात करते हैं। कैबिनेट की बैठक मॉनसून सेशन के बाद हुई, और यह बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो वहां सचिवालय, जो विधानसभा सचिवालय है, सेशन के बाद वहीं ये हुई, और वहीं जो है इसमें जो सारे डिस्कशन होने थे वो वहीं हुए। इस डिस्कशन में पेयर विजन रूल से जो संबंधित मैटर था, उस मैटर को डिस्कशन पे लिया गया, और इस डिस्कशन में जो सारे मामले हैं वो एक एक करके फिर चर्चा में आए। अभी अगर मैं बात करूं पेयर विजन रूल्स के मामले में, तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आज की कैबिनेट में आउटसोर्स का कोई मैटर नहीं था, ना ही आउटसोर्स को लेकर कोई डिस्कशन हुई है। आज की कैबिनेट में एनटीटी को लेकर कोई मैटर नहीं था, ना ही उसको लेकर कोई डिस्कशन हुई है, क्योंकि वो पॉलिसी ही अभी नहीं बनी है। और आज की कैबिनेट में एसएमसी को लेकर कोई डिस्कशन नहीं था, और ना ही उसकी अभी पॉलिसी ड्राफ्ट हो पाई है। ओल्ड पेंशन को लेकर मैटर कैबिनेट में जाना नहीं था, क्योंकि वो आपको पता है कि हाई पावर कमेटी जो बनी है उसने लेना है और उसी में डिसीजन होना है, तो वो भी उस कैबिनेट में नहीं था। लेकिन जो पेयर विजन रूल्स का मैटर कैबिनेट में है, कैबिनेट में आज था, उसकी जानकारी हम आपको देना चाहते हैं। और उस जानकारी में कुछ चीजें ऐसी हैं जो कर्मचारियों को जल्द ये वेतन लाभ मिलने की उम्मीद है, और वो इसलिए क्योंकि आज जो ये कैबिनेट में मैटर जाना था, ये एजेंडा आइटम नहीं बनी थी, लेकिन इसको पिछली बार डायरेक्शन थी, इसलिए चीफ सेक्रेटरी ने कैबिनेट में बुलाया था। कैबिनेट में जाने से पहले सचिवालय में प्रबोध सक्सेना ने अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के साथ बैठक की, उनके अध्यक्ष के साथ। उसके बाद ये कैबिनेट में गए। कैबिनेट में जब एजेंडा ले गए तो वहां डिस्कशन इस मामले में हुई। डिस्कशन के दौरान मुख्यमंत्री ने वहां से फोन किया वापस, महासंघ अध्यक्ष के साथ भी बात की, और उसमें जो मामला एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन कैबिनेट में यह आ गया था कि कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों को तो जो 3 जनवरी 2022 तक विभागों में कार्यरत थे उनको तो इसका लाभ मिलना है, लेकिन डेली वेजर्स और जो बाकी कैटेगरीज हैं, क्या वो भी इसमें जो शामिल की जा रही हैं कि नहीं। उसमें यह क्लैरिटी हो गई कि डेली वेजर और बाकी जो कैटेगरी हैं अदर देन कॉन्ट्रैक्ट वो नहीं आएंगी, इसीलिए उनको लेकर इसमें कोई बात नहीं होगी। लेकिन जो दूसरी बात इसमें थी, ये कंफ्यूजन जो बीच में हो गया था, वो ये कंफ्यूजन हो गया था कि 3 जनवरी 2022 को जब पेयर विजन रूल्स नोटिफाई हुए तो उन रूल्स में ये व्यवस्था नहीं थी कि जो उस डेट तक कार्यरत हैं नॉन रेगुलर पोस्टों पर भी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पर भी, उनको ये लाभ आगे कैसे दिया जाना है, इसको लेकर रूल्स में कोई प्रोविजन पहले नहीं था। और उसी प्रोविजन को बनाने को लेकर एक लीगल कॉम्प्लिकेशन ये थी कि फाइल में, जैसा मैंने आपको बताया, ब्रांच से ये लिखा गया था कि इस अगर हम रूल, क्योंकि ये रूल्स जो आज भी कैबिनेट में डिस्कस हुआ ये कंप्लीटली नए बन रहे हैं, यानी कि नए सिरे से ड्राफ्ट हो रहे हैं। पहले हम ये मान रहे थे कि 3 जनवरी 2022 की जो नोटिफिकेशन है उसमें सिर्फ अमेंडमेंट आएगी, लेकिन इसमें अमेंडमेंट नहीं है, इसमें कंप्लीट रूल है। और उसमें जो एक तरह से जो ऑप्शन देने की तरीका है कर्मचारियों को, जो पहले भी 3 विकल्पों में से एक विकल्प चुनने के लिए कहा गया था, वो ऑप्शन दोबारा देने की मजबूरी बन सकती है, क्योंकि बहुत सारी कैटेगरी इसमें शामिल हो रही है। और इसमें पुलिस कांस्टेबल जो 2017 के बाद वाले हैं वो भी आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो बीच में इस सिस्टम में काम कर रहे हैं, उसमें कुछ लोग दिहाड़ीदारों को भी बीच में ऐड करने की सोच रहे थे, क्योंकि वो बाद में कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं या बाद में जब वो रेगुलर में आते हैं तो उसी सर्विस को आगे कैलकुलेट कर लिया जाए, लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन जो ब्रांच से लिखा गया था कि क्योंकि रूल्स ऑफ बिजनेस की रिक्वायरमेंट
रिक्वायरमेंट है कि अगर आप कोई भी रूल्स बना रहे हैं तो उसमें लीगल स्क्रूटनी ज़रूरी है। आज ये कैबिनेट ने अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी कि हमारी तरफ से ये मैटर ओके है, लेकिन इसमें जो लीगल स्क्रूटनी का एक चैनल पेंडिंग बचा है उसको आप कंप्लीट कर लो। और चीफ सेक्रेटरी को कहा कि आपको दोबारा इस मैटर को कैबिनेट में लाने की ज़रूरत नहीं है और आप इसको अपने लेवल पर अब जो डिस्कशन हुई उसके मुताबिक फैसला ले सकते हैं। आज जो कैबिनेट में डाटा रखा गया है उसमें फाइनेंशियल इंप्लीकेशन भी बढ़ गई है, उसमें कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ गई है और उसमें जो इफेक्ट है उसका ईयर्स का आगे वो भी बढ़ गया है। लेकिन हायर ग्रेड पे राइडर वाले कर्मचारियों को मिलेगा, राइडर के साथ जो JOA-IT हैं जिनकी क्लर्क की पैरिटी दी जा रही है उनको मिलेगा और उनको भी मुझे लगता है सभी कैटेगरीज में ऐड हो जाएंगी, क्योंकि JOA-IT में एक चीज जो नोटिफिकेशन से क्लैरिटी होगी वो किस ईयर तक ये देंगे या किस ईयर तक ये मिलेगा, वो क्लैरिटी उसमें होगी। और तीसरी बात है अब इसके बाद डॉक्टरों की भर्ती को जैसे कल मुख्यमंत्री ने MBBS डॉक्टरों की भर्ती को जो उनके ओवर मिलने आए थे उनको कहा था कि हम कैबिनेट में इसकी डिस्कशन करेंगे। कैबिनेट में लंबा डिस्कशन हुआ। कैबिनेट में डिस्कशन के बाद ये देखा गया कि क्या डिमांड है कि उस डिमांड पे पहले तो ये तय हो गया कि जो एंट्रेंस टेस्ट जो रिटर्न एग्जाम नेरचौक यूनिवर्सिटी को दिया गया है 4 सितंबर को जो होगा 22 तक जिसमें एप्लीकेशन आनी है वो एज इट इज फिलहाल रखा जाए, उस शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं किया। दूसरा ऑप्शन जो कैबिनेट ने डिस्कशन में लिया वो ये लिया कि जो 300 पद वॉक इन इंटरव्यू में रिटर्न एग्जाम के साथ दिए गए हैं क्या उनको बाकी 200 जो पब्लिक सर्विस कमीशन के हैं वो भी उसमें डाल दिए जाएं। इस संभावना पे जब डिस्कशन शुरू हुई तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ ने कहा कि इतनी पोस्टें हमारे पास 500 अभी अवेलेबल वैकेंसी में नहीं है तो उसके लिए दोबारा चेक करना पड़ेगा। फिर मुख्यमंत्री ने कहा कि आप वैकेंसी पोजीशन लाइए और जो एप्लीकेंट्स आ रहे हैं उसका फिगर भी लाइए कि उसमें नॉन हिमाचल के कितने हैं, उसके बाद सरकार इसको दोबारा रिव्यू करेगी। और लेकिन दूसरी बात जो एरियर और DA और 15 अगस्त की घोषणाओं को लेकर क्या होगा उस मैटर को लेकर 13 अगस्त को दोबारा से कैबिनेट की बैठक बुलाई है और ये 2 दिन के बाद फिर से कैबिनेट होगी विधानसभा सेशन के आखिरी दिन, मॉनसून सेशन के आखिरी दिन। और उस दिन सिर्फ 15 अगस्त की मुख्यमंत्री की घोषणाएं हैं उनको लेकर डिस्कशन होगा कि वो क्या क्या चीज़ों को अनाउंसमेंट करना चाहते हैं, किन किन बातों पर अनाउंसमेंट करना चाहते हैं, उसको लेकर सारी घोषणाएं जो हैं वो 13 अगस्त की जो कैबिनेट है उस दौरान होगी और उसमें यह पता लगेगा कि कैबिनेट उस दिन किन किन बातों पे करती है। हम समीरपुर में जल शक्ति विभाग का सब डिवीजन दिया है। बाकी इसके अलावा कुछ और चीजें हैं। बंगाणा ITI में 3 नए ट्रेड हैं, तलवाड़ पॉलिटेक्निक में 2 नए ट्रेड शुरू किए गए हैं और इस तरह की कई चीजें जो हैं वो और भी कैबिनेट में अप्रूव हुई हैं। तो ये आज के कुछ प्रमुख मैटर थे जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। इसके साथ आपकी जो क्वेरीज हैं उनको लेने को लेकर बहुत सारी जो क्वेरीज हैं वो एक रूटीन में आ रही है। जो लेफ्ट आउट 2012 के जल शक्ति विभाग में ITI प्रशिक्षित लैब फिटर हैं, 2012 के जो लेफ्ट आउट के सारे मैटर जो हैं वो लेफ्ट आउट एक जो पे अनोमली कमेटी है उसको भेजे गए हैं। जब कमेटी करेगी तभी इसको लिया जाएगा, सिंगल इसमें नहीं होगा। जिला परिषद के कैडर को लेकर अभी फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। 3% एनुअल इंक्रीज का मैटर फाइनेंस में चल पड़ा है, इस बारे में जल्दी डिसीजन हो सकता है और इसमें नोटिफिकेशन भी जल्दी हो जाएगी। इसमें ज़्यादा इंतजार करने की ज़रूरत अब शायद नहीं पड़ रही है। लेकिन TGT शास्त्री और TGT LT का जो पदनाम है यानी कि TGT संस्कृत और TGT हिंदी, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मसला है और इसको लेकर देर भी काफ़ी हो गई और इसको लेकर इंतज़ार अभी थोड़ा करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि सेशन जब चल रहा होता है तो अफसर हैं वो क्वेरी का रिप्लाई बाहर नहीं देते क्योंकि विधानसभा के अंदर उनको रिप्लाई करना होता है और इसीलिए उस दौरान जो इस तरह का रिप्लाई है वो नहीं रहता और इसी कारण हम आज के जो आपकी क्वेरीज हैं सेशन तक कम से कम क्वेरीज का जो रिप्लाई है वो विधानसभा के अंदर या विधानसभा के दौरान जो लोग मिलेंगे उनमें ज़रूर आपको बताएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आपकी क्वेरी है वो अभी हम उसको एड्रेस पर ले लें या उसको इसी पर ले लें, जो खासकर अभी जो ये सेशन चल रहा है उस दौरान ले लें। तो ये आज के जो कुछ प्रमुख मैटर थे उनको हमने आपके साथ डिस्कस किया। बाकी आपकी जो क्वेरीज हैं वो इसी कमेंट बॉक्स में डालते रहें ताकि हम उनको बाद में फिर टेकअप कर सकें विभागों से और उनका रिप्लाई आपको लेकर दे सकें। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी प्लेटफॉर्म पे। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।